स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8th क्लास का साइंस है, सेकेंड चैप्टर है ना। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है साइंस का। ना देखो तो प्ले लिस्ट जाइएगा, नया प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा, और पुराना प्ले लिस्ट एक है उसमें पहले भी एक बार पढ़ा चुके हैं ना, तो फिर से पढ़ा दे रहे हैं। पिछले बार उतना अच्छा से नहीं बताए थे और थोड़ा वीडियो क्वालिटी सही नहीं था, इसलिए फिर से पढ़ा दे रहे हैं साइंस है ना। और मैथ पिछले सेशन में ही पढ़ा दिए हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, देखिएगा पूरा कंप्लीट है। तो आज चलिए सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास का साइंस का। तो चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु है ना। तो हमारे आसपास जो भी हम वस्तु देखते हैं उन सभी वस्तुओं को, जो भी पदार्थ है वो सभी पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। एक धातु हो गया, एक अधातु, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, या गैस का बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब जितना भी तत्व है या पदार्थ कहें, पदार्थ है, वो सभी पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक धातु कहा गया है एक ठो को अधातु है ना। तो यही धातु और अधातु के बारे में यहाँ पे हमको अध्ययन करना है, ठीक है। तो देखिए, धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं, अधातु को नॉन मेटल कहते हैं, ठीक। धातु को मेटल, अधातु को नॉन मेटल। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे जानेंगे अधातु है कि धातु है, तो इसको हम चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इधर लक्षण लिखे हैं, यानी कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर है जिसको देख के जानेंगे कि धातु है, कौन सा कैरेक्टर से पता चलेगा अधातु है। तो ये कैरेक्टर इधर लिखे हैं, देखिए 9 कैरेक्टर, ठीक है। भौतिक अवस्था, चमक, कठोरता, घनत्व, आघातवर्ध्यता, लचीलापन, ध्वन्यात्मकता, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, और एक गलनांक वतरंग है ना। तो ये सब कैरेक्टर है। उस सब कैरेक्टर में धातु अधातु क्या करता है उसको देखते हैं, क्या होता है उस सब में, है ना। तो देखिए, भौतिक अवस्था की अगर बात करें, भौतिक अवस्था की, तो भौतिक अवस्था जो धातु का होता है ठोस होता है, ठीक है। भौतिक अवस्था धातु का क्या होता है, ठोस होता है। ठोस मतलब समझ में आता है ना। भौतिक अवस्था, अवस्था मतलब 3 तरह का अवस्था होता है, इतना तो पता होगा, एक ठोस, द्रव और गैस, ये 3 मेजर अवस्था है। बाकी और भी अवस्था होता है, प्लाज्मा अवस्था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, तो वो सब अलग चीज़ है, बहुत रेयर है, वो सबको नहीं रुकना है। मेन 3 अवस्था जानना है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो कठोर रहता है, जैसे ये ठोस, द्रव जो बह जाता है पानी जैसा, और गैस जो कि दिखता नहीं है, गैस भी बह जाता है, ठीक। तो ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था जानते होंगे। तो धातु का जो अवस्था होता है वो अधिकतर सामान्यतः वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पे एकदम शॉर्ट में जो जो पॉइंट है वो उसको लिखे हैं। धातु और अधातु में अंतर लिखने के लिए आता है, तो अंतर आप इस तरह से करके भी लिख सकते हैं, या अगर ये सब इधर वाला ना लिखे तो यहाँ पे लिख सकते हैं धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो इधर ये ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था में पाया जाता है। इस तरह से आप इसी को वर्ड अप बना सकते हैं, ठीक है। था, होता है, होती है, ये सब तो लगा ही सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ पॉइंट लिखे हैं, ठीक। तो धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद है, सामान्यतः धातु का गुण है कि वो ठोस अवस्था में पाया जाएगा, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा मतलब उसका जस्ट उल्टा है ना। धातु का गुण है ठोस रहना, कठोर रहना, लेकिन एगो अपवाद है कि पारा जो है ना, ये पारा धातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ठोस धातु का गुण है, लेकिन अपवाद मतलब इसका उल्टा एक कैरेक्टर होता है पारा का, जो कि रूम टेम्परेचर में द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 1 नंबरी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, चूंकि 8 में तो बोर्ड एग्जाम होता है, तो बोर्ड एग्जाम में जो टिक लगाने वाला क्वेश्चन आता है MCQ, उसमें ये जो अपवाद जितना अभी बताएंगे वही सब अपवाद में से 1-2 क्वेश्चन रहता है ना। अपवाद से ही 1 नंबरी क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा कि ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा है ना, क्योंकि धातु का गुण ठोस अवस्था में रहना है और एक ठो उल्टा होता है, इसीलिए उल्टा वाला को ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो कौन सा है, तो द्रव है, पारा है, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक। अधातु का आते हैं अवस्था में, तो ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। अधातु तीनों अवस्था में रहेगा, ठोस में भी रहता है, द्रव में भी, गैस में भी, ठीक है। जैसे ठोस की बात करें तो कार्बन, कोयला से भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, अधातु है। ग्रेफाइट भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बन यानी कि अधातु जो है ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसे ब्रोमीन द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और गैस अवस्था में पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दोनों में।
ये ठोस अवस्था में, वो तीनों अवस्था में। एक अपवाद है इसका कि ये जो द्रव है वो द्रव बोलते हैं, पारा जो है द्रव अवस्था में पानी जैसा पाया जाता है। अगला देखते हैं दूसरा पॉइंट, चमक। चमक तो धातु जो है चमकीला होता है, ठीक है, धातु चमकीला होता है, जबकि इसका उल्टा यहाँ कर देना है, अधातु चमकीला नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, अधातु का गुण है कि वो चमकेगा नहीं, चमकदार नहीं होता है, लेकिन एगो अधातु ऐसा है आयोडीन जो कि चमकदार होता है, आयोडीन चमकदार होता है। तो अपवाद यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक ऐसे अधातु का नाम बताओ जो क्या होता है, चमकदार होता है। तो आयोडीन है ना, चमकदार होता है, ठीक है। ये चमक का गुण पढ़ रहे हैं, तो इस चमकदार नहीं होना अधातु का गुण है, लेकिन आयोडीन जो है वो चमकदार होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट में आते हैं, तो यह है कठोरता। कठोरता मतलब समझ में आ रहा है, कठोर रहता है कि नहीं रहता है। तो कठोरता में धातु जो होता है ये सामान्यतः कठोर पाया जाता है, धातु जितना भी है वो लगभग सभी कठोर अवस्था में पाया जाता है, माने एकदम ठोस ठोस रहेगा तो कठोर तो रहेगा ही ना, तो ये कठोर अवस्था में पाया जाता है। लेकिन इसका भी अपवाद है। अपवाद क्या है, तो ये सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों भी धातु है, सोडियम पोटेशियम ये क्या है, धातु है। तो धातु का गुण तो पढ़े कि कठोर होता है, लेकिन ये दोनों ऐसा धातु है जो कठोर नहीं, मुलायम होता है, और इतना मुलायम होता है कि इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन है कि यहाँ से पूछता है ऐसा कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम ऑप्शन रहे तो सोडियम मार देना है, अन्य तो पोटेशियम, ठीक है। तो सोडियम या पोटेशियम ये धातु होते हुए भी मुलायम होता है, ठीक। तो ऐसे अधातु का नाम बताना है, ऐसे धातु का नाम जो मुलायम होता है, तो सोडियम और पोटेशियम, ठीक। इसका जस्ट उल्टा इधर अधातु का गुण मुलायम होता है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, अधातु होता है कि बहुत ज़्यादा कठोर नहीं रहेगा। लेकिन हीरा एक ऐसा अधातु है, हीरा जो चमकदार भी होता है, हीरा देखे ना, तो हीरा जो है वो दिखने में लगता है ये धातु होगा, लेकिन धातु नहीं होता, वो कार्बन का ही एक रूप है हीरा, है ना। तो हीरा जो है सबसे प्रकृति में जितना भी पदार्थ पाया जाता है सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। तो हीरा अधातु होते हुए भी कठोर है, अपवाद है, यानी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो चमकदार मुलायम बोलते कठोर होता है ना, एक ऐसे अधातु जो कठोर होता है। तो सबसे कठोर हीरा है ना, बल्कि जबकि क्या है कि धातु का गुण होता है कठोर होना, और अधातु का गुण है कि कठोर ज़्यादा नहीं रहेगा वो, लेकिन हीरा अधातु होते हुए भी बहुत ज़्यादा कठोर होता है। आया बात समझ में। अगला पॉइंट आते हैं, तो घनत्व। घनत्व माने समझ में आता है, घनत्व यानी दो को कण है, कोई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो जो कणों के बीच का दूरी है घनत्व उसी को है। जैसे देहात में भी कहते हैं ना घन और पातर है, खेती उती में देखते हैं तनी घाने रोप भी, घान रोपना, घान मतलब कि सामने सामने, पातर माने दूर दूर, है ना। तो घना तो घन उसी से आएगा, समझिए। घनत्व माने किस में ज़्यादा घनत्व रहेगा, यानी किस में ज़्यादा पास पास रहेगा और किस में ज़्यादा दूर दूर रहेगा, ठीक है। तो धातु का जो होता है वो घनत्व इसका बहुत ज़्यादा होता है, घनत्व है ना, उच्च घनत्व होता है। उच्च घनत्व माने दो को कण के बीच का दूरी एकदम कम रहेगा, बहुत सटल सटल इसका कण रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ठोस अवस्था में है, कठोर है, तो ठोस और कठोर है मतलब इसका कण जो है एकदम सामने सामने होगा तभी तो ये ठोस है ना, और कठोर है। तो इसका जो कण है, जो भी पदार्थ है धातु का वाला पदार्थ, यानी जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम, तो उसका जो कण है वो बहुत ही करीब होता है, यानी उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए वो ठोस और चमकदार होता है, ठोस और कठोर होता है, ठीक है। और जैसे पानी है, तो पानी का जो कणों के बीच का घनत्व कम होता है, इसलिए पानी बह जाता है। गैस उसका और कम होता है, तो और ये उड़ जाता है गैस, है ना। तो ठोस ये है, कठोर है, इसीलिए इसका जो घनत्व है उच्च होता है, माने बहुत ज़्यादा इसका घनत्व। और ये जो अधातु है इसका घनत्व निम्न होता है, माने थोड़ा कम होता है, धातु के हिसाब से कम होता है, क्योंकि इसमें द्रव भी है, गैस भी है ना, तो द्रव और गैस का घनत्व बहुत कम होता है। अब सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं आघातवर्धीयता। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता क्या होता है? तो आघातवर्धनीयता, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है, तो यहीं पे देखिए आघातवर्धनीयता उस गुण को कहते हैं जिसमें
जिससे जैसे किसी चीज़ को हम पीटते हैं, कोई लोहा है उसको हम ठोक के मार के पीट के चाहेंगे तो पतला कर सकते हैं, लोहा को कर सकते हैं ना पीट के। तो जब धातु को पीट करके पतला चादर के रूप में बनाया जाता है तो पतला चादर जो बनता है इसी गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं, है ना। तो धातु में ऐसा गुण होता है कि वो आघातवर्ध्य होता है, यानी आघातवर्ध्यता की बात करें तो उच्च होता है, माने धातु में ज़्यादा आघातवर्ध्यता होता है। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जो भी धातु, वो सब धातु का आप देखते होंगे अलग अलग चीज़ बना हुआ है, गोदरेज है, बक्सा है, तो वो सब क्या लोहा का या जो भी है लोहा का जो बनाया गया चादर, तो उस तरह का चादर ज़मीन से थोड़ी निकला है वो सब, है ना। उसको क्या किया है कि लोहा तो एक जैसे गोल लोहा भी है तो उसको पीट करके हम जैसा मर्जी वैसा शेप का हम उसको बना सकते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा जितना भी है धातु में जो भी आता है सभी धातुओं को पीट करके ठोक ठेठा करके और जैसा मर्जी वैसा शेप में हम उसको ढाल सकते हैं, तो वही गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। तो ये धातु में गुण होता है आघातवर्ध्यता का, अधातु में नहीं होता है। जैसे अधातु कोयला, कोयला अधातु है, कार्बन, कोयला को छेच के सोचेंगे चादर बना देंगे, उसका कुछ अलग अलग से बनाना हो तो बनेगा, नहीं बनेगा, है ना, वो चूर हो जाता है, भंगूर हो जाता है, उसको बोलते हैं ना। तो इसका आघातवर्ध्यता निम्न माने एकदम कम होता है, इसको पीटेंगे तो भंगूर हो जाएगा, भंगूर हो जाएगा यानी चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर, है। कार्बन को करेंगे तो भंगूर हो जाएगा, भंगूर माने चूर चूर, गूढ़ा हो जाएगा, है। आए बात समझ में। तो आघातवर्ध्यता क्या है, तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट करके पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, उसे आघातवर्ध्यता कहते हैं। तो आघातवर्ध्यता किस में होता है, धातुओं में होता है, अधातु में नहीं होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं लचीलापन या तन्यता। लचीलापन यानी लचक पचक वाला, और तन्यता, तन्यता मतलब पूछता है कभी कभी तो एग्जाम में। तो देखिए तन्यता क्या होता है, तन्यता वह गुण है जिसके कारण किसी चीज़ को हम खींच सकते हैं। कोई छोटा सा चीज़ है तो उसको हम पतला तार के रूप में खींच सकते हैं। ये आघातवर्ध्यता मतलब है कि वो चादर बना सकते हैं, उसको चादर पतला कर सकते हैं, उसके बाद उसका जो मर्जी बनाएंगे। और तन्यता मतलब उसको तार जैसा खींच सकते हैं, खींचने की जो कैपेसिटी होती है उसी को तन्यता कहते हैं। तो ये तन्यता अभी धातु में होता है। जैसे धातु देखते होंगे, तांबा, तार देखे ना, तांबा जैसे ये सब जो लाइट जल रहा है तार से आया है लाइट, तो तार जो बना हुआ है तांबा का है, एल्युमिनियम का है। तो ये तार क्या, तारे जमीन से थोड़ी निकला है, तार क्या था, वो एल्युमिनियम का बना या कॉपर, तो गोल कॉपर रहा होगा, किसी कुछ दूसरा शेप का रहा होगा, उसी को लंबा खींच करके गरम करके जैसे भी मर्जी करके उसको खींचा गया, है ना, लंबा तार के रूप में उसको बनाया गया। तो ये धातु का गुण होता है कि उसको हम तार भी बना सकते हैं, ठीक है। और सबसे लंबा सबसे पतला तार बना सकते हैं चांदी का, है ना। चांदी को बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तन्यता पूछता है तो चांदी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा तन्यता चांदी में होता है ना, सबसे ज़्यादा तन्यता चांदी होता है। यानी चांदी छोटा सा भी है तो उसका लंबा सा तार हम खींच सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत पतला उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, इसको पीट के चादर भी बना सकते हैं, है ना। इसीलिए अलग अलग चीज़ देखते होंगे, लोहा सबका बना हुआ रहता है ना, तो सब पीट पाट के बनाया गया है उसको। या तन्यता यानी इसको तार भी उसका खींचा जा सकता है, ठीक है। जैसे सोना का हो गया, अलग अलग तरह का जेवर उवर बना रहता है ना, देखे ना कितना पतला पतला जेवर रहता है, तो बहुत ही पतला उसको तार जैसा हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तन्यता किस में होता है, तो धातु में, याद रहेगा, तन्यता धातु में होता है, यानी उसको हम खींच भी सकते हैं। आघातवर्ध्यता होता है यानी पीट के हम चादर भी बना सकते हैं। लेकिन अधातु में ना आघातवर्ध्यता होगा ना ही तन्यता, यानी निम्न माने हल्का फुल्का, माने निम्न मतलब ये नहीं कह सकते इसको, है ना, नहीं होता है, ठीक है। तो ये उच्च यानी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें एकदम निम्न माने ना के बराबर। लचीलापन में कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते ये ध्वन्यात्मकता, साउंडेबल, ध्वन्यात्मकता, ध्वनि है ना, ध्वनि से आया है ये ध्वन्यात्मकता, यानी आवाज़ किस में उत्पन्न होता है, ऐसा आवाज़ उत्पन्न हो रहा है, तो आवाज़ किस में उत्पन्न होगा, तो ठोस बोलते हैं, क्या है, धातु आपस में अगर टकराएगा तो यहाँ पे आवाज़ उत्पन्न होगा। ध्वन्यात्मकता ये होता है यानी आवाज़ उत्पन्न होता है।
अधातु अध्वन्यात्मकता होता है, यानी उसमें आवाज़ उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए देखते होंगे कि स्कूल में घंटी उंटी तो तांबा का रहता है। माने तांबा मतलब क्या है कि वो धातु है, तो धातु को टकराएंगे, कोई चीज़ से टकराएगा तो आवाज़ उत्पन्न करता है, ज़्यादा आवाज़, इसमें आवाज़ नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, अधातु में आवाज़ उत्पन्न नहीं होता है। ऊष्मा और विद्युत का चालकता, ऊष्मा माने हीट और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी करंट दोनों का चालक होता है, सुचालक होता है धातु, है ना। धातु सुचालक मैंने समझ में आता है ना, सुचालक मैंने अच्छा चालक, जा सकता है, धातु से करंट भी पास होता है और ऊष्मा भी। जैसे कि अगर ये लोहा का रहता है नहीं, मतलब मान के चलिए अगर ये लोहा का रहता है तो लोहा का कोई चीज़ को ऐसा लीजिए, लोहा का तार या छड़ इतना सा, और इसको आग में इतना सा को पूरा नहीं, आग में मान चलिए इतना सा डाल दिया आग में, कुछ देर में देखते होंगे इधर से पूरा ये गर्म हो जाएगा, इधर भी टच करने नहीं सकेंगे, पूरा ये गर्म हो जाएगा। तो आग में तो डाले इधर, जलाएं इसको, तो फिर इधर क्यों गर्म हो गया? तो यहाँ से मतलब क्या हुआ कि गर्मी यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचा, है ना। तो क्या होता है, इसी को सुचालक कहते हैं। तो ऊष्मा का सुचालक हो रहा है ये, है ना, ऊष्मा का सुचालक, यानी ऊष्मा यहाँ दिए इधर, लेकिन ये यहाँ तक आ गया, यानी ऊष्मा का सुचालक है ये। ठीक है, और यही बोला अगर लोहा है और करंट में ऐसे टच करेंगे तो क्या होगा, तार, नंगा तार में ऐसे टच करा दे या सॉकेट में ऐसे घुसा दे तो क्या हो जाएगा, लोहा में जोर का झटका धीरे से लगेगा ना कि जोरे से लगेगा, तो झटका मारेगा, मतलब विद्युत भी पास हो रहा है ना, विद्युत यहाँ टच करा है, यहाँ तक आ जाएगा, लोहा रहेगा तो अब इसमें नहीं आएगा, तो मतलब क्या हो रहा है कि विद्युत भी पास हो रहा है। तो विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है धातु। ठीक, धातु क्या है, विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है, माने अच्छा चालक होता है, उसमें दोनों चल सकता है, ऊष्मा भी और विद्युत भी। लेकिन इसका जस्ट उल्टा इधर, ये तो सुचालक हुआ, ये कुचालक होता है। कुचालक माने नहीं चलेगा उसमें, है ना ऊष्मा चलेगा ना ही करंट चलेगा। लेकिन एक अपवाद है, अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है, क्या है, अधातु। ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी इसमें करंट लग सकता है, ऊष्मा का भी चालक और विद्युत का भी चालक इसमें होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट तो अपवाद है, मतलब क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो विद्युत के सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक माने अच्छा चालक होता है। अधातु का नाम पूछेगा, धातु तो सब जानिए रहा है कि धातु जो है वो सब रहता है विद्युत का सुचालक, लेकिन जो नहीं रहता वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अधातु सुचालक नहीं होता, वो कुचालक होता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा अधातु है, इसीलिए इसको क्वेश्चन पूछता है एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है, तो लिखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ होता है, तो देखे होंगे पेंसिल जो लिखने वाला, पेंसिल का नोखी जो रहता है वो रहता है ग्रेफाइट का बना हुआ, उसका नोखी को निकाल के आप करंट में कभी टच करा के देख लीजिएगा, है ना, पता चल जाएगा, झटका लगेगा तो वो ग्रेफाइट होता है, उसको करंट लगेगा, है ना, वैसा मत कीजिएगा नहीं तो फिर दिक्कत है। गलनांक और क्वथनांक की बात करें, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, गलनांक माने गलना, है ना, जैसे ठोस है तो इसको कितना तापमान देंगे कि गल जाएगा, माने लिक्विड बन जाएगा, तो गलनांक। क्वथनांक मतलब कोई चीज़ है वो भाप बन के उड़ जाएगा, है ना। तो गलनांक और क्वथनांक किस में ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है धातु में ज़्यादा होगा, लोहा सब, है ना, धातु का गलनांक उच्च होता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, गलनांक मतलब समझा ना, पिघलना, जैसे लोहा का पिघलना इतना आसान थोड़ी है, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा तब पिघलेगा। ठीक है, तो ये हो गया गलनांक इसका ऊंच होता है। लेकिन अपवाद क्या है कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे ऊपर में भी देखे थे ये मुलायम होता है, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो इसको मुलायम है, मतलब इसको कम ही गर्म करेंगे तो ये पिघल उघल जाएगा, एक अवस्था दूसरा अवस्था में बदल जाएगा। इसका गलनांक क्वथनांक मतलब कि कम है। और ये अधातु है तो इसका जस्ट उल्टा, माने उधर इसका जो है गलनांक क्वथनांक निम्न होगा, माने कम होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना सा। तो ये 9 पॉइंट से हम 9 पॉइंट में धातु और अधातु को समझाने का प्रयास किए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं हम, ये धातु अधातु हो गया। अब इसका और सी भी इसका रिएक्शन देखते हैं, अभिक्रिया देखते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण अब देखते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण यानी इसका केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, धातुओं का रासायनिक गुण, धातुओं का केमिकल प्रॉपर्टी।
केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले जो धातु और अधातु के बीच में अंतर देखे वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, भौतिक गुण के आधार पे देखे। भौतिक गुण यानी बाहर उसका क्या गुण है उसके हिसाब से दोनों को देखे थे, धातु और अधातु दोनों को। अब यहाँ पे एक एक करके पहले धातु का रासायनिक गुण देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे अधातु का रासायनिक गुण यानी अंदरूनी गुण इसका क्या है। रासायनिक गुण यानी कि कैसे किसी चीज़ से ये अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, है ना, उसी को पढ़ना है। ठीक, तो देखिए पहला हम रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ, है ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। यानी धातु अगर ऑक्सीजन से मिल जाए, धातु और ऑक्सीजन का मिलन हो जाए तो उससे वो क्या बनता है, क्या होगा उसका। तो धातु अगर ऑक्सीजन से मिल जाता है, धातु और ऑक्सीजन मिलेगा तो बन जाता है धातु ऑक्साइड। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड कहते हैं, धातु का ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड बन जाता है। तो धातु और ऑक्सीजन मिल जाता है तो बन जाता है धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। ठीक है, जैसे Na क्या है, धातु है। Na सोडियम बताए थे धातु है, सोडियम Na मतलब सोडियम है ना, सोडियम को Na लिखता है। O2 ऑक्सीजन तो समझ में आता ही होगा, O2 ऑक्सीजन है ना, तो NaO2 सोडियम और ऑक्सीजन मिल गया तो Na2O सोडियम ऑक्साइड बन गया, Na2O सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। आरावासन में सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन और धातु मिलता है, धातु और ऑक्सीजन, तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है, धात्विक ऑक्साइड में। जैसे सोडियम और ऑक्सीजन मिलता है तो सोडियम ऑक्साइड, है ना। तो ये सब सूत्र अभी थोड़ा 8 क्लास में तो ये सब नया लग रहा होगा, आगे चल करके सिर्फ सूत्र ही दिखेगा केमिस्ट्री में, है ना। इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा अभी जो आएगा उसको याद करते चलिएगा। ठीक है, जैसे Na सोडियम है, 4 जो लगल है ना, ये 4 पहले जो लगल रहेगा, 4 3 2 पहले जो लगा हुआ रहेगा उसका कोई मतलब नहीं है, वो अणु को दर्शाता है। ठीक है, इसको सूत्र नहीं समझना है, सूत्र ये है Na, ये 4 लिए है माने 4 गो Na का अणु रहता है। क्यों रहता है, तो इधर भी 4 है, 2 दूनी 4 गो, इसीलिए मतलब संतुलित करने के लिए ये 2 3 4 इधर लगाया जाता है, बराबर करने के लिए दोनों तरफ। इसलिए इसको अभी नहीं देखना है ना, ये 9 क्लास में डिटेल से समझेंगे कि ये 3 4 जो लगता है क्यों लगता है, और 10 क्लास में इसको लगाना है, उपयोग करना है। लेकिन जब भी रिएक्शन रहे तो रिएक्शन में एक चीज, साधारण चीज़ खाली याद रखिए कि जितना कोई चीज़ को हम लेंगे, यानी सोडियम जड़ लेंगे, उतना ही सोडियम उधर भी रहना चाहिए, उतना ही वो चीज़ उधर भी रहना चाहिए। यानी अपने से हम कोई पदार्थ को ना बना सकते हैं ना उसका विनाश कर सकते हैं कोई तत्व का। ठीक है, जैसे अगर सोडियम यहाँ पे 4 नहीं लगाते तो सोडियम हो गया एगो, ऑक्सीजन O2 लिखल है यानी ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 लिया और सोडियम एगो। और यहाँ पे अगर 2 ना लगाएं तो ऑक्सीजन देखिए Na देखिए यहाँ 2 लगल है नीचे, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र यही होता है Na2O, तो इसमें Na 2 गो है और इधर Na 1 गो है, यानी सोडियम हम 1 ठो लिए थे और उसको मिलाएं ऑक्सीजन से और हम कर दिए सोडियम को 2 गो, तो 1 गो लिए तो 2 गो कैसे हम बना सकते हैं। सोडियम 1 लिए तो वो 1 1 रहेगा, 2 गो नहीं हो सकता है। इधर ऑक्सीजन 2 गो लिए और ऑक्सीजन उधर 1 1 गो दिख रहा है, वो खाली है यानी ऑक्सीजन 1 गो। इसका मतलब है कि 1 ऑक्सीजन को हम विनाश कर दिए, जो कि संभव नहीं है। ये सब प्रकृति का देन है, वही जो भी प्राकृतिक तत्व है, जितना भी तत्व है प्राकृतिक तत्व, वो सबको ना हम बना सकते हैं ना हम विनाश कर सकते हैं। ठीक है, वो उसके हाथ में। तो हम वहाँ पे जो यहाँ पे 1 ठो लेके 2 हो गया, तो इसी को संतुलित करने के लिए 2 3 4 यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे 9 10 में, अभी बस सूत्र याद रखिएगा। और ये धातु अधातु पढ़ रहे हैं, धातु ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा उसको याद रखिएगा, धातु ऑक्साइड। और जिस एग्जाम्पल के तौर पर Na और O2 सोडियम और ऑक्सीजन मिला तो सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह Fe माने आयरन, है ना, आयरन, फेरस जिसको बोलते हैं, आयरन या लोहा जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो लोहा और ऑक्सीजन मिलता है। लोहा आप देखे होंगे, लोहा देखे हैं, लोहा ऑक्सीजन मिलता है तो लोहा ऑक्सीजन मिल करके लोहा ऑक्साइड बनाता है, लोहा ऑक्साइड जिसको हम जंग कहते हैं। ठीक है, FeO3 यानी आयरन ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जिसको हम साधारण भाषा में जंग लगना कहते हैं। तो ये जो जंग लग जाता है हवा की से अभिक्रिया, वायु से अभिक्रिया करके वो जंग लग जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए पानी से अभिक्रिया करने से क्या होगा, ये तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया था, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से धातु ऑक्साइड बनता है, धात्विक ऑक्साइड। एग्जाम्पल 2 याद रखिएगा। अब देखते हैं पानी से, माने अगर पानी से मिल गया धातु तो क्या होगा, तो धातु और पानी अगर मिलेगा तो इसमें भी धात्विक ऑक्साइड यानी यही जो बन रहा था वो बनेगा धात्विक ऑक्साइड। और उसके साथ साथ धात्विक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी इसमें बनता है। या धात्विक ऑक्साइड ना बने तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है।
धात्विक हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड माने हाइड्रोजन भी रहेगा और एक अलग से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सोडियम है, एन देख रहे हैं, H2 माने पानी, ये तो समझ में आता है, पानी और सोडियम को मिलाए तो यहाँ पे बना देखिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन भी है इसलिए हाइड्रोक्साइड हो गया, तो देखिए धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे बना क्या, धातु ये हो गया, ये हाइड्रोक्साइड, OH माने हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं उसको। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, इसका नाम हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 माने हाइड्रोजन गैस उसके साथ निकलेगा। ठीक है, तो सोडियम पानी मिला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, इसका मतलब क्या कि ये धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल है Ca माने कैल्शियम, Ca माने कैल्शियम, पानी H2 मिला तो ये बन गया CaOH का होल 2, Ca कैल्शियम और OH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम और OH यानी हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ भी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो गया धात्विक हाइड्रोक्साइड का है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एल्युमिनियम और H2। एल्युमिनियम धातु है, Al माने एल्युमिनियम और H2 पानी, ये दोनों मिलता है तो Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, यानी इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें है ना एल्युमिनियम और O खाली है यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। OH रहता था हाइड्रोक्साइड है ना, और साथ में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो याद रहेगा पानी से अभिक्रिया करने से धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ साथ H2 माने हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये दो अभिक्रिया हो गया। अगला देखते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल किसको कहते हैं समझ में आता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये सब पढ़े होंगे। तो वो जो अम्ल है उस अम्ल से अगर हम ये धातु को रिएक्शन कराएं, ठीक है, अम्ल को धातु से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, देखिए धातु और अम्ल अगर रिएक्शन कराता है तो ये बन जाता है धात्विक लवण और इसके साथ साथ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और उसमें बनेगा धात्विक लवण। ठीक, लवण क्या है तो धातु और अधातु मिल जाता है तो वो लवण उसको कहते हैं। ठीक, जैसे सोडियम देखिए यहाँ पे Na, सोडियम का है धातु है, और यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिल गया Na सोडियम यानी धातु से, तो धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके NaCl, देखिए NaCl मतलब ये बन गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसको लवण कहते हैं, ये लवण है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बन गया और साथ ही साथ H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है तो धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस, जैसे सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड, इसी को साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, नमक और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, तो एग्जाम्पल थोड़ा याद रखिएगा और ये क्या बनता है उसको है। एक और एग्जांपल है Mg माने मैग्नीशियम और HCl माने वही अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो Mg और HCl ये दोनों को करेंगे तो MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, ये है ना मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं और क्वेश्चन आएगा उस समय बता देंगे, क्वेश्चन सर जब बताएंगे उस समय लिखा देंगे। अभी सुनिए खाली, अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि खट्टे पदार्थ जैसे कि दही हो गया, दही या अन्य कोई भी खट्टा पदार्थ है खाने वाला, तो उस खट्टे पदार्थ को, खट्टे खाद्य सामग्री को, खाने वाली चीज़ों को तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। खट्टा पदार्थ को तांबा के बर्तन में या कोई भी धात्विक बर्तन में, एल्युमिनियम के बर्तन में या तांबा के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है, या रखने से क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसका जवाब यही है, देखिए क्या है, अम्ल, खट्टा पदार्थ बोल रहा है, खट्टा जैसे दही हो गया तो खट्टा है, वो दही का है, खट्टा है यानी दही में अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पे पढ़े कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करा के, अम्ल को अगर धातु के बर्तन में रख देंगे यानी एल्युमिनियम के बर्तन में या कॉपर के बर्तन में, तांबा के बर्तन में,
तो तांबा या एल्युमिनियम दोनों क्या है, धातु है। ठीक है, तो धातु हो गई वो बर्तन, और अम्ल दही हो गया। अब दही और वो बर्तन में रख देंगे दही, मतलब काम मिल जाएगा, धातु और अम्ल दोनों आपस में मिलेगा। और धातु अम्ल मिलने से वो धात्विक लवण बना देता है, और हाइड्रोजन गैस माने कोनो दूसरी चीज़ बन जाएगा, लवण बन जाएगा, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बन जाएगा, जिससे क्या होता है वो महकने लगेगा और ख़राब हो जाएगा, उसका गंध और महक सब खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी खट्टे पदार्थ को तांबा के धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसे आप देखते होंगे दही वही जमाता है तो हांडी में वो क्या बोलते हैं, वो जो मिट्टी का रहता है घड़ा, वो सब में दही वही को रखा जाता है। ठीक है, या अचार को भी देखते होंगे बयाम जो है कांच का या प्लास्टिक वाला में रखते हैं। अगर रखिएगा उसमें स्टील वाला में, एल्युमिनियम वाला में, कोनो ऐसा धातु वाला में, तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए अचार देखते होंगे, अचार में अगर धातु का चम्मच से भी निकालते हैं, चम्मच जो स्टील वाले चम्मच से निकालते हैं, तो धीरे धीरे खराब हो जाता है। खराब होने का मेन कारण वही उसमें चम्मच डाल दिए हैं, तो तब चम्मच वो क्या है, धातु है, धातु से हम रिएक्शन कर करके उसको हाइड्रोजन गैस छोड़ रहा है, और हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे उसको पूरा तरह से खराब कर देता है। ठीक है, तो क्यों नहीं रखना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो आप घर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और एग्जाम में आएगा तो वहाँ भी आपको लिखना है इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गया। अब एक क्षार माने कड़वा, अम्ल का उल्टा वाला रहता है, अम्ल खट्टा रहता है, ये कड़वा होता है। ठीक, तो क्षारक के साथ क्या अभिक्रिया कराएगा, धातु को अगर क्षारक से मिला दे तो क्या होगा, धातु क्षारक से अगर मिलेगा तो वो बन जाता है लवण और हाइड्रोजन, सेम टू सेम, यहाँ भी लवण और हाइड्रोजन, यहाँ भी लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, सभी क्षारक जितना, हाँ सभी धातु जितना धातु, सब धातु क्षारक से अभिक्रिया नहीं करता है, कुछ धातु अभिक्रिया करता है। ठीक है, जिसमें से एक जिंक है, तो जिंक को अगर क्षारक से अभिक्रिया करा दे, NaOH क्या है, क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर आया था एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, जिंक धातु है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक को अभिक्रिया करा देंगे तो Na2ZNO2 बनेगा, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस Na2, और ये Z है ना, Na2, फिर ये ZNO2, Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट इसका नाम है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, और साथ साथ हाइड्रोजन। तो ये धातु और क्षारक भी अभिक्रिया करा कर लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है, लेकिन सभी धातु क्षारक से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक, तो ये 4 तरह का अभिक्रिया पढ़ना था, चारों अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, कहाँ पे, हाँ यही सब रिएक्शन से आधारित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सोडियम और पोटेशियम याद कीजिए, क्या चीज़ में बताए थे, सोडियम बोले थे, पोटेशियम और सोडियम दोनों मुलायम होता है ना, धातु है लेकिन दोनों मुलायम होता है, उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और वही वाला सोडियम पोटेशियम जो मुलायम होता है, चाकू से जिसको काट सकते हैं, क्वेश्चन वहाँ से भी पूछेगा कि किसको, कौन सा धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम या पोटेशियम। तो वही वाला सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को क्या किया जाता है, सोडियम का सूत्र Na है, शॉर्ट में लिख दे रहे Na, और पोटेशियम का सूत्र होता है K, तो शॉर्ट में K लिख दे रहे थे। Na और K, सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, किरोसिन तेल माने मिट्टी तेल, मिट्टी तेल में डुबा के रखा जाता है, डुबा कर। देखिए सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसा धातु है जिसको मिट्टी तेल में डुबा के रखा जाता है। क्यों, तो देखिए मिट्टी तेल से अगर उसको निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, यानी तुरंत अभिक्रिया कर लेता है किसी से भी, हवा से भी और पानी से भी। जैसे उसको अगर निकाल देंगे, सोडियम और पोटेशियम को बाहर निकालेंगे, सूख जाएगा, जैसे हवा के संपर्क में आता है तो वो जल जाएगा। या ठंडा पानी जो है तो पानी से भी वो अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, और पानी से भी अभिक्रिया करके वो कुछ और हो जाएगा, माने जल उल जाएगा। तो इसीलिए हवा और पानी के संपर्क में नहीं रखते, उसको माटी तेल में डुबा के रखते हैं।
ठीक है। जैसे बाकी सब धातु भी ऑक्सीजन से, जैसे ऑक्सीजन यानी हवा में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन ये बहुत स्लो होता है। जैसे लोहा भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जंग बनाता है, लेकिन तुरंत जैसे लोहा एकदम नया खरीद लाया तुरंत एक दिन रखे हवा उसमें गया तो जंग थोड़ी तुरंत लग जाता है। उसमें हवा पानी नमी सब मिलता है, तब धीरे धीरे वो जंग लगता है, कुछ समय बाद जंग लगता है। लेकिन ये जो सोडियम और पोटेशियम है, जैसे हवा के संपर्क में आया और वो सीधे जल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको हवा में नहीं रखते, यानी खुला नहीं रखते हैं, पानी में भी नहीं रखते क्योंकि पानी से भी वो ये रिएक्शन कर जाता है, इसीलिए उसको मिट्टी तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक यानी बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जिसके कारण जिससे वो हवा या पानी के संपर्क में आने से अभिक्रिया करके जल जाता है ना। सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है जो कि हवा या पानी के संपर्क में आने से जल जाता है, इसीलिए उसको माटी तेल में डुबा कर रखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। धातु का रासायनिक गुण ये सब है। अब बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब देखते हैं अधातु के रासायनिक गुण, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अधातु का क्या क्या गुण है, तो अधातु का बहुत ज़्यादा गुण नहीं है, खाली ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, देखिए अधातु प्लस ऑक्सीजन यानी अधातु और ऑक्सीजन मिलेगा तो वही वाला बनेगा अधात्विक ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से मिलेगा तो धात्विक ऑक्साइड, अधातु मिल रहा है ऑक्सीजन से तो अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। यानी अधातु और ऑक्सीजन बस अटैच हो जाएगा एक दूसरे से। जैसे सल्फर, एस माने सल्फर, है ना, ये क्या है सल्फर। सल्फर और ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलेगा तो ये बन गया SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। यानी सल्फर और ऑक्सीजन खाली सट गया, अटैच हो गया, अधात्विक ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन खाली उसमें अटैच हो जाता है तो सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। उसी तरह धातु में होता था, धातु और ऑक्सीजन मिलाते थे तो दोनों मिल जाता था, सट जाता था, धात्विक ऑक्साइड बन जाता था। जैसे सोडियम और ऑक्सीजन मिलाते थे तो सोडियम ऑक्साइड, है ना, उस तरह। ये कार्बन भी अधातु, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। P4 सल्फर का सूत्र है ना, तो सल्फर बोलते फास्फोरस का सूत्र है। ये फास्फोरस और O2 माने ऑक्सीजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन मिला तो बन गया P2O5। इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ऑक्सीजन 5 गो है, O के नीचे 5 यानी ऑक्सीजन का 5 गो अणु है, इसीलिए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। 5 है इसलिए पेंटा, यहाँ 2 गो है इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। यहाँ भी 2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड, 3 गो रहता है तो ट्राई, ठीक है। तो ये गिनती के हिसाब से नाम हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया ये करा के ये बनाता है यानी अधात्विक ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल ये 2-3 गो हो गया। अब देखिए जल के साथ अभिक्रिया देखे थे जैसे धातु में, तो इसमें जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होता है, सिर्फ इसमें एक क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों क्या है अधातु है। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन जल में घुल जाता है, क्या होता है जल में घुल जाता है, ठीक है। क्लोरीन और ऑक्सीजन जल में क्या होता है, जल में घुल जाता है, ठीक है। वैसा कुछ रिएक्शन नहीं होता है कोई अधातु का जल से, बस ये घुल जाता है। ऑक्सीजन जो है वो जल में पानी में घुल जाता है, और वो पानी में जो घुल गया ऑक्सीजन, वही वाला ऑक्सीजन को तो फिर सांस लेता है कौन, जलीय जीव सब जो पानी में जीव रहता है वो सब जो सांस लेता है, तो पानी में जो घुला हुआ है वही ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। तो पानी में ऑक्सीजन घुल जाता है और बाकी उसमें और कोई ऐसा अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा अधातु, लेकिन जल से कोई खास अभिक्रिया नहीं, बस क्लोरीन और ऑक्सीजन जो है वो जल में घुल जाता है, जो कि वहाँ के लिए श्वसन और पोषण का काम करता है, वहाँ जो जीव जंतु रहते हैं पानी में उसका, ठीक। और अम्ल और क्षारक के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। अम्ल और क्षारक से इसका अधातु का कोई अभिक्रिया नहीं होता है, कोई इससे ये नहीं होता है, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। आया समझ में। तो ये धातु और अधातु में रासायनिक गुण भी देख लीजिए।
हाँ, फिजिकल गुण यानी कि भौतिक गुण भी देख लिए, दोनों हो गया। अब देख लेते हैं दोनों का प्रयोग, उपयोग है ना, धातु का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, अधातु कहाँ कहाँ उपयोग होता है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा चैप्टर खत्म। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर कर देंगे, क्वेश्चन आंसर बता देंगे। उसमें जो भी चीज़ कुछ क्वेश्चन और भी बनता है इसमें, जैसे एक विस्थापन अभिक्रिया बनता है अभिक्रिया से रिलेटेड, तो ये अभी यहाँ पे वहाँ वो थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे वो नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन उसका है तो क्वेश्चन से हम उसको समझा देंगे, है ना। तो जो भी क्वेश्चन कुछ छूटेगा तो उसको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, उस समय उसको क्लियर करा देंगे। अभी जो मेन चीज़ समझना वो पूरा समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो भौतिक गुण हुआ, रासायनिक गुण हुआ। अब दोनों का उपयोग देख लेते हैं, हो जाएगा। धातु का और अधातु दोनों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो हम समझा दे रहे हैं खाली शॉर्ट में, और लिखना चाहे तो आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के या रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं खाली, या थोड़ा सा ये कर दे रहे हैं, बस याद दिला दे रहे हैं। उपयोग तो आप खुद जानबे करते हैं, बस याद दिला दे रहे हैं। जैसे धातु का उपयोग, धातु का उपयोग कहाँ होता है, तो अपने आसपास ही देखिएगा बहुत सारा चीज़ धातु का मिल जाएगा। जैसे मेरा आसपास बेंच दिख रहा है, धातु का बना हुआ है। पंखा दिख रहा है, धातु का तो है वो है। बल्ब दिख रहा है, धातु का है। तो धातु से बहुत सारा चीज़ बनता है ना। विद्युत तार जो दिख रहा है, तार, वो भी धातु का है। तो वो सब उपयोग है ना, तो उपयोग में सब लिख सकते हो। विद्युत तार का निर्माण, जैसे तांबा और एल्युमिनियम का होता है प्रयोग तार के निर्माण में, ठीक है। बर्तन, मशीन, उपकरण का निर्माण, जितना भी बर्तन, मशीन, ये सब भी धातु का होता है। मकान और पुल जो पुल पार करने वाला, वो भी लोहा का रहता है या कुछ और धातु का ही रहता है, ठीक है। गहना जो औरत सब पहनती है, गहना, नाक का, कान का, बिछिया का रहता है इधर उधर पूरा, तो वो सब गहना जितना है, हार उर सब का चीज़ है, धातु का बना होता है। आतिशबाजी, जैसे कि पटाखा जलाते, फटाका आतिशबाजी के लिए, तो वो भी रहता है धातु का, मैग्नीशियम धातु का, ठीक है। खाद्य पदार्थ को ढकने के लिए भी उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम धातु का उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ को ढकने के लिए, जैसे अभी कंटेनर देखते होंगे, डब्बा जो आता है एल्युमिनियम का आता है ना, तो उसमें नाश्ता उस्ता देने के लिए तो एल्युमिनियम का रहता है। थर्मामीटर, बुखार नापने वाला जो है, थर्मामीटर में भी धातु का उपयोग होता है। तो उसमें कौन सा धातु, पारा का उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियर यहाँ पे स्क्रीन में दे रहे हैं, आप लिखिए उसको। उसके बाद अंतरिक्ष शोध, जैसे सोडियम, टाइटेनियम का उपयोग अंतरिक्ष शोध यानी उसमें होता है, रॉकेट ईंधन ये सब में, रॉकेट सब में। एक्सरे के लिए भी होता है, एक्सरे जो होता है उसमें लेड का प्रयोग होता है, ठीक। तो ये सब धातु का उपयोग हो गया। अधातु का उपयोग अगर देखें तो अधातु का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है बताइए तुम। अधातु का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है कि हम जो सांस लेते हैं क्या चीज़ को, ऑक्सीजन को ही लेते हैं ना। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो ऑक्सीजन का सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग है कि सांस लेते हैं उसी से, मतलब अधातु का सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग। अधातु से ही हम सांस ले पाते हैं, सांस लेते हैं। अधातु ही हमारा श्वसन को पूरा करता है, श्वसन उसी से करते हैं, सांस उसी से लेते हैं। यानी अधातु नहीं रहते, यानी ऑक्सीजन नहीं है तो फिर जिंदगी, जीवन का संभावना भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, तो एक अधातु है। ऑक्सीजन क्या है, धातु और अधातु की दृष्टि से देखें तो ऑक्सीजन अधातु है, और इसका काम क्या है, हमारे लिए श्वसन है ना, श्वसन के लिए आवश्यक है। और ऑक्सीजन ही दहन के लिए भी आवश्यक है, यानी कोई चीज़ को जला रहे हैं तो ऑक्सीजन के बिना नहीं जलेगा, है ना। कोई भी चीज़ को अगर हम जला रहे हैं, अब किसी भी चीज़ को, तो ऑक्सीजन रहेगा तब जलेगा, है ना। जैसे मोमबत्ती को जलाइए और ऊपर से गिलास ढाप दीजिए ऐसा, जहाँ से गैस उस ना पार हो, तो देखिएगा थोड़ा देर जलेगा, बुझ जाएगा फिर, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बुझ जाएगा। बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ नहीं जलता है, ठीक है। इसीलिए कहीं पर आग लग गया तो अग्निशामक जो सिलेंडरवा रहता है उसमें जो करके निकालते तो गैस निकलता वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको घेर लेता है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं घुसने देता है। ऑक्सीजन नहीं घुसेगा तो फिर वो जो जल रहा है वो बुझ जाएगा, ठीक है। तो उसका काम क्या है, तो अधातु का काम समझ में आ रहा है, दहन यानी जलाने के लिए और सांस श्वसन के लिए एक काम हुआ। फिर विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब के रूप में भी अधातु होता है ना। कार्बन के अपरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में, है ना। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये सब का उपयोग होता है। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग होता है ना। हाइड्रोजन भी अधातु है, ईंधन के रूप में। वनस्पति घी बनाने में होता है। आयोडीन का उपयोग रोगाणु के रूप में होता है, रोगाणु रोधक के रूप में, यानी बीमारी को दूर करने के लिए होता है। आयोडीन घेंघा रोग में उपयोग होता है आयोडीन का, है ना।
आयोडीन तो हाँ आयोडीन अधातु है। आयोडीन का उपयोग नमक भी, आयोडीन नमक सुने खाते हैं। नाइट्रोजन का भोजन संरक्षण में भी उपयोग होता है। नाइट्रोजन का उपयोग होता है भोजन संरक्षण में, यानी जैसे कुरकुरे सब का चिप्स का पैकेट जो देखते हैं नाइट्रोजन गैस भरल रहता है, उससे क्या होता है वो जो खाने वाला चीज़ वहाँ है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन घुस जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन उसमें भरा जाता है। तो ये सब बहुत सारा उपयोग है। क्लोरीन का उपयोग होता है जैसे साफ़ सुथरा करने में, पानी को साफ़ करने में, कीटाणु को मारने में, है ना। तो आपको दिख रहा होगा सारा उपयोग, आप देख लीजिएगा, है ना। उपयोग लिखने के लिए भी आएगा तो 5-6 लिखना काफ़ी है, इतना थोड़ी, उपयोग तो लाखों उपयोग है ना। तो चलिए चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा समझ में आया कि नहीं। और अगर जल्दी जल्दी आपको अगला चैप्टर का वीडियो चाहिए तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इतना लोग आ जाए कि हमको खुद अकबक आ जाए और जल्दी जल्दी वीडियो डालें। अब अभी 2-4 को देखिएगा तो फिर आराम से डालेंगे 1-आध महीना है। और अगर जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।